अब देखिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा इधर देख लो। दो तरह के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन continuous probability distribution। continuous probability distribution। तो हमारे पास दो तरह के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट में कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी देखिए। डिस्क्रीट में दो तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है बाइनोमियल और एक होता है पॉइसन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लास्ट है आपका स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम आती है या जो हमसे पूछा जाता है वो सिर्फ बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल से पूछा है, बाकी से आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिस्क्रीट में दो तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल एंड पॉइसन। और कंटिन्यूअस में नॉर्मल, काई स्क्वायर, एफ और स्टूडेंट टी। तीन से आपकी प्रॉब्लम आएगी। और जनरली मैं अभी भी बता रहा हूँ प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टीज पे आएगी। जो प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई जाएगी उसी पे डायरेक्ट प्रॉब्लम बनेगी, ये फिक्स है। तो आप प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखेंगे कि प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है। ये दोनों यहाँ पर जो हम मेजर करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेजर करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसलिए क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब है इंडिविजुअल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का मास होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस मतलब इंटरवल में मेजर करोगे आप, और इंटरवल में मतलब डेंसिटी कि कितनी डेंसिटी आ रही है उसकी। तो यहाँ पर आप इस चीज को क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब एक एक करके अपन इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइसन बोलते हैं, पाइसन। अब तुम पॉइजन बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा होता है पाइसन। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। Discrete probability distribution, binomial distribution, Poisson distribution and continuous probability distribution। चार तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, नॉर्मल, काई स्क्वायर, एफ, स्टूडेंट टी। देखो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने भी सही जगह पे लिखा है, वहां पर मेरा हाथ जाएगा ही नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो, दिस डिस्ट्रीब्यूशन is based on Bernoulli trials. This distribution is based on Bernoulli trials. This distribution is based on Bernoulli's trials. It is applicable for, बोलो मत बेटा, only independent events. It is applicable for only independent events. जो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है बस। इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के अलावा ये एप्लीकेबल नहीं है, जो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे वहां पर ही एप्लीकेबल होगा। पूजा, कल आपने इवनिंग वाली क्लास अटेंड नहीं की, ये लोग फर्स्ट क्लास ही अटेंड नहीं की, क्या मतलब आपको? उसका वीडियो देखो फिर। P capital X equal to R, this is given by NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। ये होता है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। N होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। P सक्सेस, Q फेलियर। अब सक्सेस और फेलियर है तो हम इसको क्या बोलेंगे? P प्लस Q हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सक्सेस प्लस फेलियर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा P एट एक्स इक्वल टू R इक्वल टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। और P प्लस Q का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब कैसे यूज करते हैं? बड़ा इजी सा काम है, बस NCR निकालना आना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपसे बोला, एक एग्जांपल लेके समझिए। A coin is tossed 5 times. Find the probability of getting 3 8s. Getting 3 8s. आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया और मुझे 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो कितनी बार टॉस कर रहे हो भाई कॉइन को? तो एन का वैल्यू 5 हो गया। एक बार टॉस करने पर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो बेटा पी का वैल्यू 1/2 होगा। और जब पी 1/2 है तो क्यू भी क्या होगा? 1/2। इतना लिख लीजिए, n इक्वल टू 5, पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2। अब देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं, P एट एक्स इक्वल टू 3, मुझे निकालना है 3 हेड आना चाहिए। तो क्या हो गया बेटा? 5C3 1/2 की पावर, सक्सेस कितने? 3। तो फेलियर कितने हो गए? 2। भाई 3 सक्सेस हैं तो फेलियर कितने हो गए? 2। P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। 5C3 की वैल्यू 10, 1/8, 1/4। So what is the probability?
5/60, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। P at x equal to 3, phi c 3, 1/2 की पावर 3, 1/2 का स्क्वायर। तो phi c 3 की वैल्यू आ गई 10, 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 1/2 का स्क्वायर 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। आ गया ये समझ? किसी को दिक्कत है? एको करते हैं। A dice is thrown 7 times. If getting a number greater than 4 is a success, getting a number greater than 4 is a success, find the probability of getting at least one success. कम से कम एक सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी? A dice is thrown 7 times. If getting a number greater than 4 is a success, तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस आना चाहिए। बेटा n कितना हो गया? 7। p कितना हो गया? 2/6। अरे ग्रेटर देन 4 क्या क्या आएगा? 5 और 6 आएगा। ग्रेटर देन 4 क्या क्या आएगा? 5 और 6, तो 2 बार आएगा 2/6। क्या हुआ? बोलना। क्लियर है? तो क्यूब 2/3। बेटा नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर ग्रेटर देन 4, 5 और 6, मतलब 2 बार आ रहा है, और टोटल केस कितने हैं? 6, तो 2/6। तो सक्सेस हो गया 2/6, मतलब 1/3। तो फेलियर क्या हो गया? अब मुझे निकालना है P एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस। तो P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 1 से ज्यादा। अब बेटा 1 और 1 से ज्यादा थोड़ी निकालोगे सब, तो बचा कौन? अरे 1 और 1 से ज्यादा तो बचा कौन? 0। क्या बचा भैया? आपने बोला 1 और 1 से ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार कर रहे हो ना टूस। तो एक कौन सा केस बचा? 0। एक सेकंड रुको, आपको एक वैल्यू लिखना भूल गए इधर। इसको जहां आपने ये लिखा था, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, इसमें एक नीचे एक और वैल्यू लिखो। ये लिखा था ना आपने, यहाँ लिखो r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n। ये लिखो r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n। r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n पॉसिबल। अब इसमें देखो, आपने 7 बार टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6। अब ये बोल रहा 1 और 1 से ज्यादा, तो बचा कौन? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 माइनस P at x। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1, 1 में से आप 0 की प्रोबेबिलिटी हटा दो, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आया? हाँ भावनाओं को समझा नहीं ये। अरे बेटा तू समझा ही नहीं बात। वो क्या पूछ रहा है, तू कहां पर ले गया उस बात को? बता रहा। वो अलग मतलब निकाल दिया।
वो ये बोल रहा है कि सक्सेस किसको बोला है, नंबर ग्रेटर देन 4। पहली बार फेंका, नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, उसको बोल रहा है वो सक्सेस, वो अलग चीज बोल रहा है। अब आ गया समझ, मैंने क्या बोला, नंबर ग्रेटर देन, भाई पहली बार फेंका नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, दूसरी बार फेंका नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, तीसरी बार फेंका नंबर ग्रेटर देन 4 आ गया, उसको बोल रहा है। और तू बोल रहा है कि 1 से 4 आ गया सर, वो अलग बात। अब समझ में आ गया। एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब है कम से कम एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, वो ये बोल रहा है कम से कम एक बार, कम से कम एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, 6 बार भी आ सकता है, 7 बार भी आ सकता है। तो क्या नहीं आ सकता, एक बार भी नहीं आया ऐसा केस आपको हटाना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 में से कौन सा केस हटा दिया, जब एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4, तो P at x इक्वल, तो इक्वल टू 1 माइनस 7c0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 7, 7c0 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 7, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 2 की पावर 7 128, 3 की पावर 7 2187, पक्का। तो 2187 माइनस 128 अपॉन 2187 करना माइनस ऊपर, कितना 20, ये बेटा इसका आंसर आ गया 2059 अपॉन 2187। समझ में आ गया। अब ये बेटा अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कोई तो पूछ लो, नंबर ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब है और एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये केस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अब एक्चुअल में क्या होता था, ये वाला यूज क्यों करा हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, भाई हम सिंपल प्रोबेबिलिटी से करते तो नहीं होता। भाई एक कॉइन को मैंने 10 बार टॉस कर दिया, तो आप केसेस कब तक बनाते रहते। अब यहाँ पर क्या आपका सारी चीज निकल जाएगी, 10 बार टॉस करो, 15 बार टॉस करो, 20 बार टॉस करो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया। ठीक है, चलिए अब लिखो प्रॉपर्टीज। मैंने बोला प्रॉपर्टीज पर प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे हैं, प्रॉपर्टीज लिखो। और फिर क्वेश्चन अभी फिर उसके बाद में करेंगे एक साथ प्रॉपर्टीज के बाद। फर्स्ट प्रॉपर्टी, binomial distribution is a biparametric distribution with parameters n and p, with parameters n and p. Binomial distribution is a biparametric distribution with parameters n and p. इसके पैरामीटर n and p होता है और इसको इस तरह से लिखा जाता है, देखो b n, p। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब सक्सेस। भाई ये दो चीज पता हो तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते, क्योंकि क्या जरूरत है, जब p पता है तो q अपना पता लग जाए। इसलिए इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स। पूछा जाएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आंसर क्या आएगा, बाई पैरामीटर। 2 पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, n एंड p। ठीक, और लिखा ऐसे जाएगा। सेकंड, मीन np, mean of binomial distribution is np. Third, variance
NPQ, तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया अंडर ऑफ NPQ। तो यहां पर स्टार मार्क करके लिख लीजिए, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन हमेशा किससे ज्यादा होगा? वेरिएंस से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? NP किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? Q से, और Q की वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से कम है? 1 से कम है, तो मीन ज्यादा ही हो गया ना। किसी भी वैल्यू को मैं 1 से कम से मल्टीप्लाई करूंगा तो और कम हो जाएगा, इसलिए मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मैक्सिमम वेरिएंस, इस पे भी पूछा जाएगा भाई। मैक्सिमम वेरिएंस इज इक्वल टू n/4 when P equal to Q equal to 1/2। symmetrical distribution, symmetrical distribution when P equal to Q equal to 1/2, symmetrical distribution। लिख लिया? तो मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू फिफ्थ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बनाओ उसको। इस केस पर जितना इधर की तरफ हो उतना ही, तो यहाँ पर P और Q की वैल्यू क्या होगी? 1/2। इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना आपका ग्राफ उधर की तरफ है, बीच के जो मिडिल पॉइंट है, उतना ग्राफ इधर की तरफ है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब इतनी बात की है तो फिर दो केस और बताऊंगा। लिखो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। चलो, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीक पहले ही आ जाएगा, पीक पहले ही आ जाएगा। अच्छा, पीक पहले कब आएगा? जब पी की वैल्यू क्यू से ज्यादा होगी कि पी की वैल्यू क्यू से कम होगी? सोच के बताओ। सोच लो सोच लो आराम से। चलो एक एग्जांपल लेके समझते देखते हैं। सब पी आपका 0.8 है और क्यू 0.2 है। पी की वैल्यू आपकी क्यू से ज्यादा है। अब यदि मैंने n5 माना और मुझे 2 पे निकालना 5c2, 5c2 की वैल्यू होगी 0.8 की पावर 2, 0.2 की पावर 8। इसकी वैल्यू निकालो। चलो थोड़ा सा और कम गलत लिख दिया, 3 0.2 का क्यूब 0.008। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 0. चलिए, अब यदि मैं 5c4 4 पे निकालता हूँ
अब निकालो, अपना पता लग जाएगा अभी आप। क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया अब। जब मैंने क्या बोला, जब पी का वैल्यू क्यू से कम होगा ना, तब पीक पहले आएगा। अब याद रखना हमेशा, पी का वैल्यू यदि क्यू से कम आया, मतलब पी की वैल्यू कम करते जाए हम, तो बेटा पहले ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। यदि पी बहुत छोटा है, समझो पी बहुत छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी पहले ही मैक्सिमम आ जाएगी और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। और यदि पी का वैल्यू बहुत ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, तो फिर पीक बाद में जाके आएगा। इसका मतलब ये केस किसके लिए हुआ, P is less than Q। इसको बोलते हैं स्क्यू टू राइट, लेफ्ट नहीं बोलते, स्क्यू टू राइट बोलते हैं। पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू टू राइट, ये प्रॉब्लम आ चुकी है लास्ट ईयर। यदि P का वैल्यू Q से कम है तो बताओ स्क्यूड किधर की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, तो आप क्या बोलोगे, स्क्यू टू राइट। ये लास्ट ईयर आ चुका है। तो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन P लेस देन Q, याद रहेगा। फिर नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पी का आएगा बाद में, कब आएगा, जब पी का वैल्यू स्क्यू टू लेफ्ट, स्क्यू टू लेफ्ट। ये तीनों केस आपको याद रखना है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई थी कि भाई मैक्सिमम वेरिएंस कब होगा। तो बताइए मैक्सिमम वेरिएंस कब होगा, पी और क्यू किसके इक्वल होगा, और जब पी और क्यू 1/2 होगा तो मैक्सिमम वेरिएंस कितना होगा, n/4। भाई एनपी क्यू बताया था ना मैंने, वेरिएंस क्या बताया था, एनपी क्यू। अब आपने पी कितना बताया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएंस, n/4, इसलिए n/4 आया। फिफ्थ प्रॉपर्टी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल और बाइमॉडल depending upon the value of n+1 into p, n+1 into p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल और बाइमॉडल, यूनिमॉडल मतलब एक मोड, बाइमॉडल मतलब दो मोड। तो इसके एक मोड भी हो सकता है, दो मोड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n+1 into p। अब देखो पहला केस, इफ n+1 into p is not an integer, positive integer, then binomial distribution has one mode, which is the greatest integer contained in
n+1 इंटू पी। देखो उसको अभी समझा रहा। इफ n+1 इंटू पी इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, जैसा 5.2 आ रहा है, 6.7 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका जो आपका मोड होगा क्या होगा, जैसा 5.2 आ गया तो 5 होगा, 6.7 आ गया तो 6 होगा, 7.9 आ गया तो 7 होगा। तो फिर आपका जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आएगा। जैसे एग्जांपल n इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 1/3, n+1 इंटू पी, तो बेटा 8/3 कितना रहा, 8/3 2.67, तो मोड कितना हो गया भाई 2, तो मोड इज इक्वल टू 2। बहुत इजी सा काम है ये वाला चैप्टर, सबसे इजीएस्ट है ना आपका है, बस आप इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखो, मतलब इसमें और कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है इस वाले चैप्टर। दिखने में हार्ड लगता है लेकिन इजी है। अब बेटा इसके बाद हमारा सेकंड और थर्ड चैप्टर बाकी है ना अभी, मैथ्स में सेकंड और थर्ड ही बाकी है ना। अरे वो तो करते रहेंगे, वो तो अभी आधे जने गायब हो जाएंगे उसमें, चिंता की। सही बोल रहा हूँ, उसमें क्या बात, जितना मैं करवाऊँ उतना कर लेना, इससे ज्यादा मत करना, जो नॉन मैथ्स वाले और मैथ्स वाले सब करना, क्योंकि उसका रीजन है बेटा, आप जितना मेहनत, मैंने क्या बोला 100 क्वेश्चन तो आपके तब भी नहीं होंगे, और यदि आप 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जितना मैं करवाऊँ उतना कर लो, उससे ज्यादा उस पर वो मत करना कि अरे यार मुझे तो पूरा करना, वो मत करना, क्योंकि वो पूरा करने के चक्कर में बाकी के गड़बड़ हो जाएंगे। 10-12 क्वेश्चन, 10 मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो वैसे भी 100 कहाँ कर रहे हो तुम यार, अरे यार लेकिन तू उसके 10 में से 5 मैं करवा दूंगा ना तुम्हें, 5 ही तो बचे, तो 5 तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अरे जितना हम करवाएंगे उसमें 5 हो जाएंगे तुम्हारे, 5 बचे, वो 5 तो छोड़ना भी पड़ेगा तुम्हें। तुम कहना तुम कितना भी पढ़ के चल जाओ नहीं कर पाओगे तुम बोलोगे सर आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो देगा ऐसा है ना इंटीग्रेशन डिफरेंस है ना, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस होगी ना, तब जाके वो है ना 5 क्वेश्चन हो पाएंगे, जिन्होंने है ना लास्ट ईयर पूरा पढ़ा है तब जाके होगा वो। इंटीग्रेशन इजी थोड़ी है, हाँ वो पूरे साल में पढ़ते हैं तब जाके आता है, और तुम बोलो कि हम 5 दिन में पढ़ लें, फिर इसलिए 10 में से 5 हो जाएंगे, 5 छोड़ना पड़ेगा बस। और बाकी तुम तो करना स्टार्ट कर दो मैथ्स वाला अभी से, भाई जितने मैथमेटिक्स वाले हैं तुम अभी से कर लो इन दोनों चैप्टर को, क्योंकि वो मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा, वो तुम्हें खुद को ही करना है, और जो डाउट है वो पूछ लो, फिर बोलोगे वो तो इनको जितना करवाएंगे उतना कर लेना बस। यस, सेकंड पार्ट, if n+1 into p is an integer, is an positive integer, then binomial distribution will be bimodal. लिखो भाई, then binomial distribution will be bimodal, having values n+1 into p and n+1 into p minus 1, n+1 into p and n+1 into p minus 1. For example, n equal to 14, p equal to 1/3, तो हमारा n+1 into p आ गया 14 + 1 into 1/3, कितना आ गया भाई। सो देयरफॉर 2 मोड्स, कौन कौन से मोड हो गए, 4 and 5, इसके 2 मोड हो गए 4 and 5।
भाई एक तो 5 होगा और एक 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 4 होगा। भाई इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 5, तो 5 5 माइनस 1 तो क्या हो गया 5 एंड 4, दो मोड हो गए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स, ये भी पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट। फिट्स मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मोमेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स मेथड ऑफ मोमेंट्स। जल्दी से बता दो, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन इक्वेशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन इक्वेशन, मेथड ऑफ मोमेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड ऑफ मोमेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी, तो क्या मजे ले लेके लिख रही है? कहां से ये लिखो दोबारा नीचे वाला? अरे सब याद है मुझे कुछ। n इक्वल टू 14, p इक्वल टू बस। एडिटिव प्रॉपर्टी, x follows binomial distribution n1 p, दो पैरामीटर है, एक तो n1 p, दूसरा y डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फॉलो कर रहा है bn2 p। तो इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी x प्लस y, दिस विल बी इक्वल टू bn1 प्लस n2 p। इस तरह से इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। bx प्लस y bn1 प्लस n2 p। लिखो भाई इस पर प्रॉब्लम, बातें नहीं। देखो, if x and y are two binomial distribution such that x follows b मतलब binomial distribution 6, 1/3 and y follows b 4, 1/3, then find p z is greater than equal to 1 where z equal to x plus y। तो देखो z आ गया हमारा x प्लस वाई, तो 6 प्लस 4, 1/3, ये आ गया 10, 1/3, 10, 1/3।
Find Pz greater than equal to 1 where z equal to x plus y. z हमारा x plus y का एडिशन। देखो यहाँ पर अब x से z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? 1 और 1 से तो कौन बचा? 0, मतलब 1 माइनस पी एट एक्स इक्वल टू भाई 1 और 1 से ज्यादा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो 10c0 1/3 की पावर 0। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यही आंसर होगा वहां पर ऑप्शन में भी यही गिवन होगा, इतना वो सोल्व करेगा नहीं। 1 माइनस 1/3 की पावर 10, 1 माइनस 1/3 की पावर 10। ये गलत लिख दिया ना, तुम भी बोलते नहीं। टू बाई थ्री की पावर 10, 1 माइनस 2/3 की पावर 10। अब हमें इस पे प्रॉब्लम्स करनी है बस। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी थी ये, और क्वेश्चंस करने हैं कल। तो कल क्वेश्चंस करेंगे करेंगे, हाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई तुम बोलोगे भाई थोड़ा सा करेंगे ना, मैंने कब मना किया? तुम तो ये मुझे बताओ क्या पॉसिबल है शुरू शुरू? एमआरएफ शुरू शुरू खुल जाता है। बेटा इतना टाइम नहीं है कल, मेरे पास टाइम होता है तो बात नहीं है। परसों का परसों, मैं परसों खोल दूंगा, मेरा बर्थडे ही नहीं। मेरा तो कल का दिन गया तो गया। अरे तुम तो ये बताओ जो पॉसिबल है, प्याज की कचौरी खाओगे? बर्गर मंगवाते हैं, हाँ सबके लिए बर्गर मंगवाओ। चलो बर्गर डन, ठीक है बस। समोसा क्या खाओगे? बर्गर 3-4, हाँ चलो बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस, चलिए डन। हाँ कोल्ड ड्रिंक पर डुबो डुबो खाएंगे ना अपन कैसे? चलो डन। अरे यार ये पिज्जा विज्जा बेकार है, क्या है, क्या होता है पिज्जा?